क्या आपने रीडिंग की जो बोला था आपको? मतलब जब भी गैप आता है ना तो उस दिन सोना नहीं होता है, उस दिन पढ़ाई करना होता है कि भाई हमें टाइम मिल गया तो पुरानी चीजें पढ़ लो। ओके, तो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? मतलब देखो, अगर आप खुद पढ़ोगे ना तो आप कनेक्शन फाइंड कर पाओगे कि क्या चीजें हैं, क्योंकि अब वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो कनेक्टेड नहीं है। मतलब जो चीज हमने पढ़ी नहीं है, जो चीज पढ़ चुके हैं ना वो कहीं ना कहीं आ चुकी है, उसी का रिवीजन है बार बार, वही चीज आगे डिटेल में लिखी हुई है, तो वो चीज हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ही लगेगा कि सेम थिंग वही बार बार रिपीट हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने केशवानंद भारती केस अभी तक हो सकता है 50 बार आ चुका होगा, लिखा हुआ नाम केशवानंद भारती केस। क्या आपने वाली बात नोटिस की किसी ने? जी सर। तो वो चीज हमें बार बार ना पढ़नी पड़े। ऐसी बुक में क्या है ना, बहुत सारी चीजें रिपीट है बहुत बार, तो उससे बेटर ये है कि हम लोग एक ही बार पढ़ें और हमें वो चीज आनी चाहिए। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रही तो बार बार पढ़ सकते हो, नो इश्यूज में, लेकिन आपको पढ़ लेनी है। तो मैं वो चीजें कराऊंगा आपको जो हमने पढ़ा दी, वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करेंगे भी तो वो बाद में करेंगे, जब कभी रिवीजन कराएंगे पूरी की पूरी बुक का, उस केस में। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। अब हुआ क्या, जब इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट्स बनाई गई तो हर जगह क्या था ना, अलग अलग कंडीशंस थी। क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होती है, पॉलिटिकल कंडीशन डिफरेंट होती हैं, वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं या फिर ट्राइबल नहीं रहते हैं, कोई और तरह के लोग हैं। तो इस बेसिस पर या फिर किसी का जोग्राफिकल स्टेटस डिफरेंट है, जैसे JNK का था, है नागालैंड का है, मिजोरम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, तो उनके बेसिस पर कुछ स्टेट्स के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए गए उनको। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या दिए जा रहे हैं उसके बारे में जो स्पेशल प्रोविजन बनाया गया वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। जब तक जम्मू एंड कश्मीर इस लिस्ट में आ रहा था, काफी सारे एग्जाम्पल्स, मतलब काफी सारे एग्जाम्स में उसका क्वेश्चन पूछा जाया करता था, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि स्पेशल प्रोविजंस कौन कौन से स्टेट के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली बात कि कौन से आर्टिकल में आता है, तो 371 में आता है, और 371 टू 371 जे। और इसीलिए अगर आपको ध्यान हो, जम्मू कश्मीर के टाइम पर 370 और 371 इनमें कुछ चेंजेस किए गए थे, क्योंकि वो इसी के अंदर आ रहा होता है। 370 प्रॉपर्ली जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, और 371 से जे में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तो हमें आना चाहिए आर्टिकल, ये आर्टिकल है कौन सा आर्टिकल है, 371 टू 371 जे। इन पार्ट, कौन सा पार्ट है, 21। कौन से पार्ट में इसके बारे में लिखा हुआ है, 21। कितने पार्ट है कुल मिला के? हाँ जी, कितने? 22 पार्ट है ना, तो 22 में से 21 में ये दिया हुआ है। अब देखो स्पेशल प्रोविजन किस किस के लिए है वो सुनिए। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर 12 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, 12 स्टेट की बात हो रही है। कौन कौन सी स्टेट्स है वो, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, इनके नेम जैसे भी आप याद कर पाओ वैसे कर लेना है, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट आपको याद होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, 12 है। और जैसे कि आप देख ही रहे हो, JNK का नाम इसमें आपको नहीं मिलेगा, पहले आया करता था। द इंटेंशन बिहाइंड देम इज टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल of backward region of the state, or to protect the culture and economic interests of the tribal people of the state, or to deal with the distributed laws and order conditions in some part of the state, or to protect the interests of the local people of these states. मेरी वॉइस अभी तक पहुंच पा रही है? जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल क्या रहा है कि लोगों की एस्पिरेशन, जो इच्छाएं होती हैं, जो उनको उम्मीद होती है कंट्री से, उन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, प्लस कुछ लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चर, ट्राइबल लोग, उन सभी की वजह से उनके अलग अलग इंटरेस्ट यानी बेनिफिट्स होते हैं, उन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ही क्या किया गया है, स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। आगे बोल रहे हैं, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक एनी स्पेशल प्रोविजन। आगे देखिए कि स्टार्टिंग में जब हम लोग बात करते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं थे। The Constitution did not make any special provision for the states. They have been incorporated by the various subsequent amendments made in the context of
reorganization of the state और conferred of statehood of the union territories। इसका मीनिंग ये होता है कि स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे स्टेट्स को मर्ज किया गया वैसे वैसे स्टेट्स की अपनी अपनी डिमांड निकल कर आई और उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही ये सारे के सारे प्रोविजंस किए गए। ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो लोगों की कही हुई बात को मान लेते हैं कि उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट बाई स्टेट। तो पहला है प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात की बात तो आपको मालूम ही है, पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ थे। किस नाम से थे? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र। अच्छा, बॉम्बे। ठीक है, यस सर, बॉम्बे। 1960 में अलग हुआ था गुजरात। ठीक है, 1960 में गुजरात अलग हुआ था। अब जब ये अलग हुए तो बेसिकली हुआ क्या, महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोग थे और गुजरात में गुजराती भाषी लोग थे, या फिर ऐसे समझ लो कि मराठी बोलने वाले लोग अलग थे जिनकी लैंग्वेज मराठी थी। तो उन्होंने बोला कि हमें अलग से स्टेट चाहिए। तो जब अलग से चाहिए तो उसके लिए कुछ प्रोविजन किया जाएगा। तो वो प्रोविजन कहाँ लिखे हुए हैं? इसी में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 371, द प्रेसिडेंट इज अथोराइज्ड टू प्रोवाइड दैट द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड द गुजरात वुड हैव स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर। अब जब भी कोई स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो दी जाती है गवर्नर को। गवर्नर को ही क्यों दी जाती है? क्योंकि जो सीएम होता है वो तो होता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो जरूरी नहीं है पब्लिक के इंटरेस्ट को देखे या ना देखे। लेकिन जो गवर्नर होगा वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है? एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। और क्योंकि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है इसीलिए इनको बनाया जाता है कि भाई आप ट्राइबल लोगों के, ST SC लोगों के, या फिर जो लोकल लोग हैं उनके बेनिफिट्स को ध्यान में रखें। ठीक है, तो अब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या चेक करने की है वो देखिए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर विदर्भ, मराठवाड़ा, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ एंड गुजरात। कहने वाली बात थी, पहले मर्ज था पूरा का पूरा, जब अलग हुआ तो बोला गया हर किसी के लिए डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाने हैं जिससे कि हर एरिया का डेवलपमेंट हो पाए, पहली चीज। दूसरा, making a provision that a report on the working of these boards would be placed every year before the state legislative assembly। और ये जो बोर्ड जो काम करेंगे उसकी रिपोर्ट हर साल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखी जानी चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखी जाने का मतलब ये होता है कि जो विधानसभा है उसमें सभी मिनिस्टर के सामने चीज बताई जाए कि इन्होंने क्या काम किया या क्या काम नहीं किया। ठीक है, जो बोर्ड बना गए थे उन लोगों ने। अगली चीज है थर्ड पॉइंट, द इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ओवर द अबव मेंशन्ड एरियाज। और जितनी भी ऊपर बातें की जा रही हैं कि अलग अलग एरियाज में बोर्ड बनाया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, उनमें जब फंड का एलोकेशन किया जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 100% इक्वल होना चाहिए, लेकिन फंड का जो एलोकेशन होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो ये चीज भी बताई जाएगी। फोर्थ, और ये ध्यान कौन रख रहा है सब कुछ? गवर्नर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? एन इक्विटेबल अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, adequate employment opportunities in the state service in respect of the above mentioned areas। और इन सभी फील्ड में जो हमने अभी पढ़ा, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, इन सभी चीजों को डेवलप करने के लिए स्टेट काम करेगा। और जहां पर भी किसी भी तरीके का हेल्प रिक्वायर्ड होगा वो प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, जो भी है हेल्प रिक्वायर्ड होगी। तो ये तो हो गया किसका? महाराष्ट्र और गुजरात का। कौन सा आर्टिकल था? 371, याद रखना है, आर्टिकल 371। फिर अगला है आर्टिकल 371A। ठीक है, आर्टिकल 371A में है नागालैंड के बारे में लिखा हुआ है। तो पहले तो हमें यही चीज याद करनी है, सबसे पहली चीज, कि नागालैंड के स्पेशल प्रोविजन के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो क्या कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 371A में लिखा हुआ है। क्लियर? आगे देखिए, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट relating to the following matters would not apply to Nagaland unless the state legislative assembly so decides। कहने वाली बात यह है कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस
पार्लियामेंट बनाती है, वो रूल्स और रेगुलेशंस तभी अप्लाई होंगे नागालैंड पर जब नागालैंड के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनको डिसाइड कर लेगी, फिर उनको मानेगी। ठीक है, इस चीज से समझ में क्या आ रहा है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती है जिस पर नागालैंड एग्री ना हो, खास तौर पे नागालैंड के लिए। तो ये स्पेशल पावर है नागालैंड के पास कि नागालैंड में वही रूल और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए जाएंगे जो नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लागू करेगी। ठीक है, हाँ जी, समझ में आई ये वाली बात? जी सर। गुड। अब कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है? पहला है रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास, कि उनका रिलीजन और सोशल प्रैक्टिस किस तरीके की है वो। देन नागा कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर्स, और नागा लोगों की जो भी कस्टम्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करने के लिए रूल बनाया गया है, तो नागालैंड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब भी बोलता हूँ नागालैंड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब नागालैंड के स्टेट लेजिस्लेटिव से अप्रूवल। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉज, और इसके अलावा क्रिमिनल लॉज या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी से रिगार्डिंग, सिविल एक्टिविटी से रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होंगे वो भी नागा लोगों से पूछ कर ही लिए जाते हैं। ठीक है, अगला है ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। ओनरशिप एंड ट्रांसफर का मीनिंग क्या निकल के आता है कि वहां पे लैंड कौन लोग खरीद सकते हैं, मतलब किसी भी ट्राइबल पर्सन की लैंड कोई दूसरा पर्सन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी रूल और रेगुलेशन किससे पूछ के बनाए जाएंगे? नागा लोग वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव से पूछ कर ही लिए जाते हैं। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अगली चीज देखिए, द गवर्नर ऑफ नागालैंड, सेकंड पॉइंट देखिए, द गवर्नर ऑफ नागालैंड हैव स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट so long as internal disturbance caused by the hostile Nagas continue. In the discharge of this responsibility, the governor after consulting the council of ministers, exercise his individual judgment and his decision is final. जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे पीएम वो प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन खुद नहीं लेता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ पाछ के फिर वो डिसीजन लेते हैं। वही चीज यहाँ पे भी है कि गवर्नर क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वही डिसीजन के बारे में पूछेंगे और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेते हैं। सो दिस स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नर शैल सीज व्हेन द प्रेसिडेंट टू डायरेक्ट। और अगर मान लो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही कुछ बोल देते हैं, कुछ ऑर्डर दे देते हैं, कुछ डायरेक्शन देते हैं, तो उस केस में गवर्नर का पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे प्रेसिडेंट का रूल इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, कहने वाली बात यह है कि नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर बनेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? गवर्नर के पास। और अगर गवर्नर से ये पावर छीन कर या फिर डायरेक्टली प्रेसिडेंट डिसीजन देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाती है। एक्चुअली आज भी मैं बाहर ही हूँ, मैं कहीं और से अभी क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा फोकस बना के रखिएगा ना, क्योंकि जितना हो जाएगा उतना बेटर है। थर्ड पॉइंट देखिए, द गवर्नर हैज टू एंश्योर दैट द मनी प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इज इंक्लूडेड इन द डिमांड फॉर अ ग्रांट रिलेटिंग टू दैट पर्पस एंड नॉट इन एनी अदर डिमांड मूव्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कहने वाली बात यह है कि गवर्नर ने कोई मनी या फंड दिया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो मनी और ग्रांट उस पर्टिकुलर पर्पस में ही खर्च की जाएगी, किसी और पर्पस के लिए उस मनी को खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस समझना आप लोगों को, ग्रांट्स में और लोन में बहुत सिंपल सा फर्क है। ग्रांट्स मतलब जिसको वापस नहीं करना है, लोन वापस करना पड़ता है ना, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है और उसको वापस करना पड़ता है, तो वो होता है लोन। अगला देखिए फोर्थ पॉइंट, अ रीजनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 35 मेंबर्स would be established for the Tensang district of the state। तो एक ग्रुप बनाया गया है 35 मेंबर्स का तेनसांग डिस्ट्रिक्ट में। द गवर्नर शुड मेक रूल्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल
अब ये काउंसिल कैसे बनेगी, इसके रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे, इसके लिए गवर्नर डिसाइड करता है। मैनर ऑफ चूजिंग इट्स मेंबर्स, कि मेंबर कैसे चुने जाएंगे, their qualifications, terms, salaries and allowance, the procedure and conduct of business of the council, the appointment of officers and staff of the council and their service conditions and any other matter relating to the constitution and proper function of the council। यानी काउंसिल को किस तरीके से चलाना है, कौन कौन से काम करेंगे, किस तरीके का उनका आउटकम होगा, वो सब कुछ कौन देखेगा, हाँ जी, गवर्नर। ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वहां पे गवर्नर और प्रेसिडेंट। बेसिकली प्रेसिडेंट ही देख रहा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट किया हुआ है ये सब काम देखने के लिए, गवर्नर को। या तो गवर्नर को देखेंगे, और अगर गवर्नर नहीं देख पा रहे हैं तो उस केस में सीधे सीधे कौन रूल करेगा, प्रेसिडेंट। अगला है 5th पॉइंट, नागालैंड के लिए। तो पहले से हमें ध्यान रखना है, नागालैंड के लिए आर्टिकल कौन सा था, 371A। आगे देखिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years from the formation of Nagaland or for such further period, and the governor may specify on the recommendation of the regional council the following provisions would be operative for the Tuensang district। कि ये जो चीजें थी वो पहले 10 साल के लिए बनाई गई थी, और यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दी गवर्नर ने किस तरीके से काम होना चाहिए, और जो तेंसांग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए, नहीं जो कि स्टेट में जो काम करने हैं उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया। वो क्या करेगा वो देखिए यहाँ पे, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द तेंसांग डिस्ट्रिक्ट शैल बी कैरिड आउट ऑफ द गवर्नर, कि पूरे के पूरे जो भी ग्रुप बनेंगे कौन संभालेगा उनको, गवर्नर। और ये आपको ध्यान भी रखना है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर कोई भी एरिया जिसे हमने रिजर्व किया हुआ है किसी भी कम्युनिटी के लिए, वहां पे मोस्टली प्रेसिडेंशियल रूल होता है। और प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब ही होता है कि वहां पे जो पावर है वो गवर्नर के पास होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट तो हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन गवर्नर तो पहुंचेगा ना, गवर्नर तो है ही हर स्टेट में। तो जहां पर भी ट्राइबल एरियाज हैं या फिर जिसके लिए प्रोविजन किए गए हैं स्पेशल, उन सभी जगहों पे कौन देख रहा होगा काम, गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कुछ काम गवर्नर देखते हैं। दूसरा है, द गवर्नर शेल इन हिज डिस्क्रिप्शन अरेंज फॉर equitable distribution of money provided by the central government between the Tensang district and the rest of Nagaland। तो ये हम लोग जानते ही हैं कि जो भी मनी आ रही है, जो भी वर्क अलोकेशन होगा, वो पूरे के पूरे स्टेट में एक जैसा होना चाहिए। तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि मनी का अलोकेशन क्या करना है, इक्वल करना है। एनी एक्ट ऑफ नागालैंड लेजिस्लेचर शैल नॉट अप्लाई टू तेंसांग डिस्ट्रिक्ट रूल्स अनलेस द गवर्नर शो डायरेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन रीजनल काउंसिल। अगेन वही चीज ऊपर हमने पढ़ी कि कोई भी चीज जो बनाई गई है नागालैंड के लिए वो तेंचांग वाले एरिया में इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी जब तक कि रीजनल काउंसिल उसको अप्रूवल ना देते, है ना, रिकमेंड ना कर दे। द गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ तेंचांग डिस्ट्रिक्ट। एनी सच रेगुलेशन may repeal or amend an act of parliament or any other applicable to that district। कहने वाली बात यह है कि कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाया गया है, ठीक है, या फिर वो खत्म किया गया, दोनों ही केसेस में पार्लियामेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट ही वो काम कर सकती है। ठीक है, और पार्लियामेंट का तो मालूम ही आपको कि किस तरह से हटाते हैं, कि गवर्नर के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, या फिर स्टेट की बात करें, कंट्री की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जब प्रेसिडेंट उसके बाद फाइनल अप्रूवल देंगे तब जाके वो चीज कंप्लीट होती है। और प्रेसिडेंट अपने आप में किसका पार्ट होता है, पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में कितने पार्ट हैं, हाँ जी, 3। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देंगे तभी जाके कोई रूल बनेगा, फिर रिपील होता है। 5th पॉइंट पे ये, देयर शैल बी अ मिनिस्टर। हाँ जी, तो अगर हमें रिपील करना है तो क्या एक ही रिपील में हम बहुत सारे मतलब लॉ को मतलब हटा सकते हैं? नहीं, एक ही रिपील किया मतलब उसमें आप लिख दो, पूरा ड्राफ्ट बिल बनता है, ठीक है, उस बिल में लिख दो कौन कौन सी चीज हटानी है। हाँ, एक बार में ही पास हो जाएगा, मतलब कहने वाली बात है कि पास एक बार में हो जाएगा, क्योंकि जब, मतलब हटा सकते हैं ना, हाँ मतलब एक हाँ बार बिल्कुल, बिल ला करके रिपील का और बहुत सारे लॉ को हम हटा सकते हैं। हाँ उसमें क्या है, सारे के सारे लिख दो, क्योंकि होता है ना, हमने पढ़ा ऊपर बिल एक्ट कैसे बनता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में ओवरऑल पढ़ाई करते हैं, सेकंड रीडिंग में हम क्लॉज बाय क्लॉज जाते हैं। तो क्लॉज बाय क्लॉज मतलब 10 रूल लिख दिए कि इनको हटाना है,
तो सभी पे चर्चा हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी, हट जाएंगे सारे के सारे। तो हटा कितना जल्द। ठीक। अगला देखिए, फिफ्थ पॉइंट, देयर शैल बी मिनिस्टर ऑफ तेंसांग अफेयर्स is the State Council of Ministers. He is to be appointed for amongst the member of representing Tensang district in the Nagaland Legislative Assembly. तो बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं ये कि यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं तेंचांग वाले एरिया में, तो अपॉइंटमेंट वैसे होता है जैसे नॉर्मल हो रहा है, अपॉइंटमेंट मतलब इलेक्शन वगैरह होते हैं जैसे कि, ठीक है। तो तेंचांग वाला एरिया अलग है और नागालैंड वाला एरिया अलग है। तो एक तरीके से जो तेंचांग वाला एरिया है वहाँ पे एक तरीके से पूरा का पूरा ट्राइबल लोग रह रहे हैं, उनका अपना सिस्टम है, उनके अपने मिनिस्टर वगैरह है, तो वो चीज बताना चाह रहा है। फिर सिक्स पर आइए, द फाइनल डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द तेंचांग डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेड बाय द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिप्शन। तो क्योंकि तेंचांग वाला एरिया अपने आप में ट्राइबल एरिया में आता है या फिर शेड्यूल्ड एरिया में आता है, और शेड्यूल्ड एरिया में किसका रूल होता है, प्रेसिडेंट का होता है। और हम जानते हैं प्रेसिडेंट डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन रूल करेगा, गवर्नर। तो जितने डिसीजन होंगे वो कौन बनाएगा, गवर्नर, ठीक है। 7 नंबर पे आइए, मेंबर इन द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम तेंचांग डिस्ट्रिक्ट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय रीजनल काउंसिल। ये चीज आप याद कर लो कि जितने भी नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आते हैं लोग वो तो ओके, बट जो तेंचांग डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है वहां से जो लोग पहुंचेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उनको डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं करते हैं। उसके लिए वहाँ पे रीजनल काउंसिल होती है, वो लोग नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने यहाँ से लोग भेजते हैं। अपने यहाँ मतलब तेंचांग वाली जगह से, सिंपल टर्म्स में कि तेंचांग से लोगों को चुना जाता है और नागालैंड की असेंबली में भेजा जाता है। जबकि ये तरीका क्या होना चाहिए था, डेमोक्रेटिक, मतलब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन इलेक्शन यहाँ पे होता नहीं है। अगली चीज, प्रोविजन फॉर आसाम एंड मणिपुर। तो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात, आर्टिकल 371। दूसरा हमने पढ़ा नागालैंड, आर्टिकल 371 ए। फिर है आसाम एंड मणिपुर, आसाम में है आर्टिकल 371 बी। सबसे बड़ी चीज क्या है, आर्टिकल याद करना है, क्योंकि ये मैच करने के लिए आ जाते हैं और यूपीएससी में आया भी है, 2015 में आया था, 2016 में आया था 371 के बारे में, ठीक है। और 19 वाले में तो आया ही था, वो तो भर भर के आया था 370 और 371 दोनों के बारे में। तो अंडर आर्टिकल 371B, the president is empowered to provide for the creation of committee of the Assam Legislative Assembly consisting of the members elected from the tribal areas of the state and such other members he may specify। अब इसमें कुछ खास बात लिखी नहीं है, अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा है कि भाई आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर्स को ट्राइबल एरिया से चुना जाता है, और चुनने का मतलब क्या है, इलेक्शन होता है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, 371B में लिखी हुई है, यानी ट्राइबल एरिया से भी लोग यहाँ पे आएंगे। और ये पावर किसने दी हुई है, प्रेसिडेंट ने। जहाँ पे भी ट्राइबल एरिया दिख जाए ना आपको, पावर कहाँ से आ रही है, प्रेसिडेंट से आ रही है। तो ये तो हो गया आसाम। फिर अगला है मणिपुर। मणिपुर के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 371C में, द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन फॉर मणिपुर। कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन है, पहला, द प्रेसिडेंट इज अथोराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमिटी ऑफ द मणिपुर Legislative Assembly consisting of the members elected from hill areas of the state। तो होता क्या है, प्रेसिडेंट अथोराइज करता है कुछ कमिटीज को, ठीक है, कि वो हिल एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं, फिर जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को चुना जाए हिल एरियाज में। समझ में आ पा रहा है हिल एरियाज क्या होते हैं, गुड। अगला है, द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डायरेक्ट दैट द गवर्नर शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दैट कमिटी। ये भी चीज होती है कि देखा जाएगा, तो प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डायरेक्ट, दिशा निर्देश दे सकता है प्रेसिडेंट, और गवर्नर ये चीज देखेंगे कि किस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरीके से ढंग से काम करे कमेटी जो भी बनाई गई है ना। कोई स्पेशल चीज याद करने वाली बात नहीं है, बस एक बार रीडिंग करने की चीजें हैं सब कुछ। द गवर्नर शुड सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज। तो गवर्नर क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट के लिए बोलते हैं कि हर सालाना रिपोर्ट दो कि हिली एरियाज में कैसे काम किया जा रहा है,
यानी डेवलपमेंट वगैरह हुआ कि नहीं हुआ, पब्लिक का वेलफेयर क्या चल रहा है, कैसा वेलफेयर है कैसा नहीं है, वो सब चीज़ें ध्यान देना। अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि हिली एरियाज में किस तरीके से काम चलाना है। ठीक है, तो हिली एरियाज में कैसे काम होगा, किस तरह से रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में। हाँ जी, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? जी सर। गुड। आगे देखो, प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कहाँ पे कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 371D एंड 371E कंटेन द स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश के अंदर ही तेलंगाना आ रहा था, फिर बाद में सेपरेट हुए। तो in 2014 the article 371D has been extended to the state of Telangana by the Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014। तो ये एक्ट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। इसके थ्रू क्या किया गया है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को सेपरेट कर दिया गया और 2014 से हमारे पास दो स्टेट हो गए, एक आंध्रा हो गया और एक तेलंगाना हो गया। और अगर आपको ध्यान है, हमने पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज सबसे पहले फर्स्ट स्टेट जिसको अलग बनाया गया था वो कौन सी स्टेट थी? आंध्र प्रदेश। आंध्रा, ठीक है ना। इसके लिए हमने पढ़ा भी था तेलुगु, वो पोट्टी श्री रामुलु जिन्होंने, हाँ नहीं, आंध्रा बनाया गया था। पोट्टी श्री रामुलु का आपको याद होगा, पोट्टी श्री रामुलु ने क्या किया था, भूख हड़ताल की थी, हंगर स्ट्राइक, और डेथ हो गई थी उनकी। कुछ याद है, ऐसा कुछ याद आ रहा है? पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। यस सर, थोड़ा बहुत। तो अब उसके बाद उसी में से एक नई स्टेट बनाई गई 2014 में, और इसका नाम क्या पड़ा? तेलंगाना। और उसके लिए जो आर्टिकल्स या फिर जो प्रोविजंस थे वो कौन से आर्टिकल में लिखे हुए हैं? 371D में। तो अगर रिकॉल कर लो, 370 में क्या था? सबसे पहले 370 में महाराष्ट्र गुजरात, वेरी गुड। 371A में असम, नागालैंड सर। अभी का अभी भूल के बताओ यार, कैसे काम चलेगा? भैया ध्यान दो, अगर ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे भूल जाओगे। अभी तो बताया था, और मैंने बोला भी आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनको मैचिंग करना, क्योंकि क्वेश्चन यही बनेगा प्री के अंदर। जो ये प्रोविजन है वो तो बहुत कॉमन प्रोविजन है, क्योंकि हर प्रोविजन में क्या आ रहा है कि उस ट्राइबल एरियाज में वहाँ की एजुकेशन, फंड, एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ही बैलेंस करना है, इनको ही देखना है। और उसमें कौन देख रहा है? ऊपर से ऑर्डर कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। नीचे से कौन काम कराएगा? गवर्नर काम कराएगा। काम करेंगे कौन? वही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे। तो वो तो सारी चीजें कॉमन है। जो डिफरेंट है चीज, वो डिफरेंट चीज क्या है? आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल कौन सी स्टेट का है ना, उस पे फोकस करना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन वही है, प्रेसिडेंट एम्पावर टू प्रोवाइड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटीज, फिर वही बोलेगा मनी वगैरह एलोकेशन वगैरह करना है। ठीक है, सिविल मैटर्स, लोकल चीजें सबको इक्वल इक्वल देखनी है ना। ये सब कुछ नॉर्मल है। कोई डिस्प्यूट वगैरह होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए वो ग्रुप बनाएंगे, है ना। ये बहुत कॉमन चीज है। हाई कोर्ट कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपील कर सकते हैं, वो सब कुछ कॉमन चीज है। क्योंकि हर जगह क्या होता है, स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। अगर कोई छोटी सी स्टेट है तो वहाँ पे हाई कोर्ट भी नहीं होगा। दो स्टेट को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं कि स्टेट बना, वो एक हाई कोर्ट बना देते हैं। उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो अभी यहाँ पे क्या है, तेलंगाना और इसको आंध्र प्रदेश को अलग किया गया है, तो यहाँ पे भी कॉमन हाई कोर्ट है, बन रहा है। ठीक है, अभी भी कैपिटल भी नहीं बनी है, वो भी बन रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये दो तीन चीजें ये पढ़ लेनी है। आगे देखो, आर्टिकल 371E empower the parliament to provide for the establishment of a central university in the state of आंध्र प्रदेश। तो 371E में क्या लिखा हुआ है कि स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, सेंट्रल, सेंट्रल यानी केंद्र की, जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी। ठीक है, और एजुकेशन से आपको मालूम ही है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर जॉब मिलेगी, जीडीपी बढ़ेगी, वो सारा सीक्वेंस। और असली चीज ये है, देखो पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको याद नहीं रहेगी चीजें तो याद रखनी है। अगला है प्रोविजन फॉर सिक्किम। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसके बारे में लिखा हुआ था। तो सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है हमें, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 36, कौन सी ईयर में हुआ, 1975 में हुआ। ठीक है, और अगली चीज आर्टिकल कौन सा है, 371F। अब यहाँ पे दो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था?
42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 1976। वेरी गुड, जिसको याद है ना बेहतरीन। अब यहाँ पे समझो आप कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, सॉरी 1976 में हो रहा है कौन सा, 42वां, और 1975 में कौन सा हो रहा है, 36। कहने वाली बात यह है कि एक साल के अंदर ही कितने अमेंडमेंट हो गए, 36 से 42 पहुंच गए ना, 6 हो गए। अब आप सोचो कि एक साल में ही 6 अमेंडमेंट हो जाए, इसका मतलब कुछ तो खतरनाक चल रहा है। अब थोड़ा एक बार दिमाग लगाओ कि इस टाइम में पीएम कौन था, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में से सारे चेंजेस कराए हैं, इसीलिए इनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम बोला जाता है अभी तक का, मोदी जी के आने से पहले तक। लेकिन अभी मोदी जी आगे तो कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिक्किम के बारे में था। आगे देखिए, द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। इसमें प्रोविजन क्या है कि सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। देखो नॉट लेस देन लिखा रहता है ना, ये तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का। वैसे ये बोल सकता है कि कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स, ऐसे सिंपल लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है ये, लॉयर्स लोगों ने लिखा है, तो लिखते हैं नॉट लेस देन 30। पॉइंट समझ रहे हो, 30 से कम, 30 से कम नहीं होंगे, 30 से ज्यादा नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। कम नहीं होंगे ना, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए अपन लोगों को, ठीक है। 30 और 30 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। अगला है, 1 सीट इज एलोकेटेड टू सिक्किम इन द लोकसभा एंड सिक्किम फॉर्म्स 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये तो था स्टेट का कि स्टेट के अंदर 30 सीटें होंगी, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। जब विधानसभा की इलेक्शन होंगी तो 30 सीट्स होंगी, और जब लोकसभा की इलेक्शन होंगी तो कितनी सीट दी हुई है, एक। कितनी दी हुई है, 1 सीट ओनली। और ये चीज आपको कहाँ और मिल सकती है, 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर, अगर आपने पढ़ी है तो। और मैंने कई बार बोला था पढ़ने के लिए आपको, पढ़ा नहीं पढ़ा आपके ऊपर है, लेकिन वहां पे भी लिखी हुई है सारी चीजें। अगर आगे देखो, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग the right and interest of the different sections of the Sikkim population, the parliament is empowered to provide for the number of seats in the Sikkim Legislative Assembly which may filled by candidate belonging to such sections। अभी बताना चाह रहे हैं कि जो सीट्स फिलअप की जाएंगी वो अलग अलग सेक्शन से बिलोंग कर सकते हैं, नहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ट्राइबल, फॉरेस्ट्री एरिया, ठीक है, उन सबसे, हिली एरिया, उन सबसे। Then delimitation of the assembly constituencies from which candidate belong to such sections alone may stand for election to assembly। इसके अलावा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक जो एरिया जहां से एक मेंबर चुना जाता है ना, उसको डिलिमिट कर सकता है। डिलिमिट यानी उसका एरिया बढ़ाना या फिर उसके एरिया को घटाना, ये पावर भी इनके पास होती है। हाँ जी, सुन पा रहे हो आप लोग? जी सर। सर डिलिमिटेशन का मतलब ध्यान रखना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बोलिए, डिलिमिटेशन मतलब एरिया को बढ़ाना और घटाना। स्टेट के एरिया को बढ़ा देना, स्टेट के एरिया को घटा देना। यानी कहने वाली बात यह कि आसपास का कोई दूसरी स्टेट का एरिया किसी पहली स्टेट वाले में मर्ज कर देना, या फिर पहली स्टेट का कोई एरिया किसी दूसरी स्टेट को दे देना, इसे बोलते हैं डिलिमिटेशन। लिमिट चेंज कर दिया, डिलिमिटेशन मतलब लिमिट चेंज कर देना, लिमिट यानी एरिया। अगला 4th पॉइंट देखिए, द गवर्नर शैल हैव स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस and for the equitable arrangement for ensuring the social and economic advancement of the different sections of the Sikkim population। तो हमें ये बार बार पढ़ रहे हैं कि हर एरिया में इक्वल डेवलपमेंट हो, इक्विटेबल अरेंजमेंट हो, इस चीज को ध्यान रखने का काम कौन करेगा, गवर्नर करेगा। और मैंने समझा भी दिया है गवर्नर क्यों करेगा ये काम, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं स्पेशल प्रोविजंस की, और स्पेशल प्रोविजंस की अश्योरिटी कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। और क्योंकि प्रेसिडेंट दिलाता है तो प्रेसिडेंट के अंडर में कौन आ रहा है, गवर्नर। सीएम यहाँ पे फिर बता दूं मैं आपको, सीएम उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है कई बार, क्योंकि वो 5 ईयर्स के लिए आते हैं। प्लस हमको अपना वोटिंग बैंक देखना होता है कि कौन लोग ज्यादा है क्वांटिटी में, उनके फेवर की बात कर सकते हैं। और क्योंकि ट्राइबल लोग क्वांटिटी में कम हो सकते हैं, दैट्स वाई इन एरियाज में कौन ध्यान रखेगा, गवर्नर।
और इसी चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल में हमेशा गवर्नर काम नहीं, प्रेसिडेंट काम नहीं करता है, उनके बिहाफ पे कौन काम करता है? गवर्नर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड with restrictions or modifications to Sikkim any law which is in force in state of the Indian Union। अगली चीज ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस की डायमेंशंस को बढ़ा सकता है, एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, या फिर रिस्ट्रिक्शन को हटा सकता है, या फिर उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी अल्टीमेटली ये वाली बात है कि जिनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं, उन स्पेशल प्रोविजंस में हेर फेर करने की पूरा का पूरा राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। एब्सोल्यूट पावर है उसके पास और वो कर सकता है। अब ध्यान रखना, जब मैंने बोला कि उसका एब्सोल्यूट पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी कर देगा। प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन पे काम करते हैं? प्रेसिडेंट वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर आपको ध्यान होगी ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे काम करते हैं। हाँ जी, याद है कि नहीं है? प्रेसिडेंट पढ़ाया था आप लोगों को, जी सर, याद है ना? तो जब भी मैं बोलता हूँ कि प्रेसिडेंट ऐसा कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट की खुद की मन की चल रही है। प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे वो काम कर रहे होंगे। तो ये हो गया। अगला स्टेट है प्रोविजन फॉर मिजोरम। मिजोरम के लिए आर्टिकल ध्यान रखो, आर्टिकल 371G स्पेसिफाइज द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन फॉर मिजोरम। वही है, कौन कौन से प्रोविजन है वो देखो। पहला, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस को ध्यान रखना, मिजोरम की जो कस्टम्स एंड लॉ हैं उनको ध्यान में रखना, क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू मिजोरम कस्टमरी लॉ। मान लो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तो एक तो होता है कंट्री वाला रूल, वो तो इम्प्लीमेंट होगा नहीं। यहाँ पे कौन सा रूल होगा? मिजो कस्टमरी रूल यानी लॉ। मिजो का जो मिजोरम के लोगों का जो पुराने समय से जो चलता हुआ आ रहा है रीति रिवाज, उसके आधार पर इनको पनिशमेंट दी जाएगी। अगला है ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, मतलब जमीन खरीदने का अधिकार। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, एक नॉर्मल फैमिली वाला पर्सन ट्राइबल लोगों की प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता है, तो वही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। अगला है नंबर ऑफ मेंबर्स, तो लिखा हुआ है मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर। फिर अगर हम बात कर लें, पार्लियामेंट का दिया नहीं है। पार्लियामेंट में कितना है मिजोरम के पास? हाँ जी, एक बार पढ़ो, खोलो एक बार 9th क्लास के एनसीईआरटी है ना, उसमें मिलेगा आपको, पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अगली चीज देखो, प्रोविजन फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 371H के अंदर। क्या दिया हुआ है वो देखो, द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। In the discharge of this responsibility, the governor, after consulting the council of ministers, exercise his individual judgment and his decision in final. This special responsibility of the governor shall cease when the president so direct। अभी वही चीज है, वही पूरा का देखभाल कौन करेगा? गवर्नर करेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली इंटरफियर कर दिया, तो प्रेसिडेंट का इंटरफियर माना जाएगा और गवर्नर की बात को रोक दिया जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? लिखा है नॉट लेस देन 30, यानी 30 और 30 से ज्यादा होंगे। ठीक है, और वो वाला दिया नहीं है। अगला है गोवा, तो देखो कुछ नहीं, हल्के में निपटा दिया कि गोवा 371I, और इसमें नंबर कितने से कम नहीं होंगे? 30 से कम नहीं होंगे। हाँ जी, आप लोगों को अपने अपनी स्टेट के नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स के नंबर याद कर लेने हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने लोग होंगे, क्योंकि जब कभी इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा ना, तो उस टाइम आपको अपने स्टेट के बारे में मालूम होना चाहिए। अगला है प्रोविजन फॉर कर्नाटका, ये लास्ट आर्टिकल है 371J। अगर आपको ध्यान हो तो ऊपर हमने यही पढ़ा था कि आर्टिकल 371 से लेके 371J तक स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। पहला स्टेट कौन सा था? गुजरात एंड महाराष्ट्र था, और लास्ट कौन सा है? कर्नाटका। ठीक है, तो वही प्रेसिडेंट एम्पावर करता है स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। क्या करेंगे? एक बोर्ड बनाया गया, ठीक है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने उस बोर्ड की रिपोर्ट भेजी जाएगी। फंड का इक्विटेबल एलोकेशन किया जाएगा। कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाएगा वहां के लोकल लोगों के लिए। सीट्स मतलब वही गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में और जॉब्स के लिए। द रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट इन द रीजन फॉर पर्सन हु बिलोंग टू द रीजन। जो भी जॉब्स वगैरह हैं वहां पर भी वहां के लोकल लोगों को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 371J which provided for special provision for the Hyderabad Karnataka region
of the state of Karnataka was inserted in the constitution by the 98 constitutional amendment 2012। ठीक है, कहने वाली बात यह है कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाए गए हैं? 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगली चीज ये है कि 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ? तो 2012 में हुआ। ये आपको याद करना, जो भी नाम आ रहा है ना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो आपको याद करने पड़ेंगे। फाइन। अब वही है कि लोकल एरियाज पे डेवलपमेंट करना, एजुकेशनल डेवलपमेंट करना, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, लोगों की लाइफ स्टाइल को ऊपर बढ़ाना, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करना, स्टेब्लिश करना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारी की सारी कॉमन बातें हैं। क्योंकि हर जगह करना क्या है? डेवलपमेंट ही करना है ना, तो डेवलपमेंट में ये सब कुछ करना होता है। आगे देखो, in 2010 the legislative assembly as well as legislative council in Karnataka passed separate resolutions seeking special provision for the Hyderabad Karnataka region of the state Karnataka. The government of Karnataka also endorsed the need for special provision for this region. The resolution sought to accelerate development in the most backward region of the state and promote inclusive growth with a view to reducing inter-district and inter-regional disparities of the state। क्या कहानी बोली पूरे के पूरे पैराग्राफ में, वो समझो। पहली बात तो ये बोलना चाह रहा है कि देखो, कर्नाटका में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब समझने वाली बात ये कि यार लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है? कितने लोगों को मालूम है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? हाँ जी, कितने लोगों को आइडिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? सर लेजिस्लेटिव मतलब जी सर। कोई आइडिया नहीं? लेजिस्लेटिव मतलब सर ये लॉ बनाने वाला, उसका सर काउंसिल कमेटी वगैरह होगा। देखो सिंपल सी, हाँ जी देखो ऐसा समझो, जैसे हमारी कंट्री के अंदर एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, ठीक है, वैसे ही स्टेट के अंदर एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लाइक अ लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब राज्यसभा। इसका क्या समझ में आया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस डायरेक्टली होते होंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते होंगे। हमारे हर स्टेट में, हमारी कंट्री के हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो आपको गूगल करना है और ये पता लगाना है कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो आपको मालूम पड़ेगा 8 स्टेट है, 9 स्टेट है, 10 स्टेट है, कितनी है, ठीक है, वो बताना और याद करना उनको कि कितनी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है। ये बात समझ आई मेरी? जी सर। आगे देखो, अब ये इसके आर्टिकल लिख दिए इसने। अब जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे पूरे आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं 371 से लेके 371 जे तक के। बहुत ही बेहतरीन है ये वाली, अगर ये आप लिस्ट याद कर लेते हो तो पूरे चैप्टर की समरी इसमें आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो याद करने वाली चीज है वो आर्टिकल्स ही हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल दिए हुए हैं पूरे के पूरे 370 से लेकर 371 जे तक। ठीक है, ये रट्टा मारना है, याद कर लेना है, कुछ भी करो, अल्टीमेटली पेपर में भूलना नहीं है। अगला पार्ट है इस बुक का, वो है पार्ट 5। उसमें आते हैं लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट में है 2 ग्रुप, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? तो समझ लेना, गांधी जी ने बोला था कि हमारा देश गांव में बसता है, यानी सबसे बेसिक लेवल पर जाकर रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए, और पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के लिए अलग से प्रोविजन करके इनको एड ऑन किया गया है। तो ये बड़ी बात है, हम लोग पढ़ेंगे। स्केड्यूल 11 और 12 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, इम्पोर्टेंट भी है। और इस बुक का ये लास्ट चैप्टर होंगे जो लेंदी हैं, नहीं तो इस बुक के बाद आगे आने वाले सभी चैप्टर मोस्टली 4 या 5 पेज के हैं बुक के, उनमें पढ़ने सिर्फ 2 या 3 पेज ही होते हैं। बाकी में तो एक में तो वो रेफरेंस दिया होता है, एक में वो लिस्ट बनी हुई होती है। तो करना क्या है, आज आप लोग अपनी अपनी बुक से, जो भी आपकी बुक है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की, जितना हो सके इन दोनों चैप्टर की रीडिंग करनी है। हम लोग इन दोनों चैप्टर्स को कल नाइट में ही पढ़ेंगे। अगेन कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, कहीं पहुंचने में वक्त लगेगा। ठीक है, तो कल रात को हम लोग इन दोनों को चैप्टर को पढ़ रहे होंगे।
उससे पहले आपको अपने लेवल पर रीडिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर ऐसा है कि मॉर्निंग में क्लास नहीं हो रही है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि सुबह सोते रहोगे। सुबह उठो और पढ़ाई करो। जो हमारा टाइमिंग है सवेरे उठने का वो रेगुलर मेंटेन होना चाहिए। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। बाकी लोग सो तो नहीं गए कोई? नहीं सर। हाँ, वैसे भी जो सो जाएगा तो उसको तो मालूम पड़ेगा ही नहीं ना, वो तो रिप्लाई करेगा नहीं, सो जाएगा। ठीक है, मतलब सभी को जगते रहना है, पढ़ाई करो क्योंकि टाइम कम बचा है अपने पास। नो डाउट हम लोग अपनी स्ट्रेंथ अभी स्पीड और बढ़ा देंगे। ऑलमोस्ट हम लोग पॉलिटी खत्म करने पर आ चुके हैं। उस बुक की मोटाई में मत जाना, उस बुक में बहुत कुछ रिपीट हो रखा है। सर आफ्टर पॉलिटी क्या होगा? आफ्टर पॉलिटी हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ठीक है। हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री के साथ ही इको स्टार्ट कर देंगे, इकोनॉमिक्स, क्योंकि हिस्ट्री हमने कुछ करा दिया है, कुछ पार्ट कराया था हिस्ट्री का। और अब सर इको का सिलेबस थोड़ा छोटा है ना? इको का काफी छोटा है, ठीक है, काफी छोटा सिलेबस है। सबसे जो बल्कि चीज है ना वो है पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। और उनमें भी अगर हम मेन सब्जेक्ट है सर। हाँ, मतलब यही मेन सब्जेक्ट ही मान लो आप, ठीक है। उसके बाद तो सब हल्की हल्की चीजें हैं, बहुत हल्की हल्की चीजें। फाइन, तो अभी के लिए थैंक यू। क्लास जो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है ना उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअल में जिंदगी में ना यही साल है जो इतना बिजी निकल रहा है मेरा, नहीं तो इतना बिजी कभी निकला नहीं इतना मेरा कोई सा भी साल, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। लेकिन हम लोग सिलेबस पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बस जितना बोला जाए ना वो आपको फॉलो करना है, ओके। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। सर आर यू मैरिड? अरे यार, मैरिड या अनमैरिड से फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ाई फोकस करो, ठीक है। बस जानना चाहते है ना, बताएंगे एक दिन, बताएंगे कभी मौका मिलेगा ना तब। अभी पढ़ने में फोकस करो, ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड ओके, गुड नाइट।